आज हम एक ऐसे हेल्थ चैलेंज पर बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे देश को चिंताजनक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और दुनिया का हर चौथा डायबिटीज का मरीज भारतीय है। पर यह कोई ऐसा टाइटल नहीं है जिस पर हम और आप फक्र करें, बल्कि ये एक वार्निंग है। हमारे देश में करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और करोड़ों लोग प्री डायबिटीज़ फेज़ में हैं। सबसे ज़्यादा कंसर्न की बात यह है कि अब डायबिटीज़ सिर्फ बड़े बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूथ में भी डायबिटीज़ के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वेलकम टू सेहत टॉक्स और मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गोयल। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि डायबिटीज़ होती क्यों है? क्या मोटापा इसकी इकलौती वजह है या बिगड़ता मेटाबॉलिज्म हमें इस बीमारी की ओर धकेल रहा है? आखिर हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चूक हो रही है जिससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता जा रहा है? हमारे और आपके मन में डायबिटीज़ से जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में है देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रिज मोहन अरोड़ा। डॉक्टर साहब RSSDI के एक्टिव मेंबर हैं और ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर एडवांसिंग रिसर्च इन ओबेसिटी के लाइफ एकेडमिक मेंबर भी हैं। पिछले 24 सालों से उनका अप्रोच सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं है। वो लाइफस्टाइल करेक्शन, एक्टिविटी मॉड्यूलेशन और मेडिकेशन को साइंटिफिकली कंबाइन करके लॉन्ग टर्म सेफ आउटकम्स पर फोकस करते हैं। वेलकम टू सेहत टॉक्स डॉक्टर। Thank you, Jyoti ji. Thank you for the wonderful introduction, and I'm really looking forward to our chat. तो आज की शुरुआत करते हैं हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। अक्सर हम सुनते हैं डॉक्टर साहब की फलां को शुगर हो गई, मतलब बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि शुगर हो गई, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि डायबिटीज़ हो गई है। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या होने लगता है कि जिससे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है? डायबिटीज़ हमें तब होता है जब बॉडी शुगर को यूज़ नहीं कर पा रही है। तो शुगर सेल के अंदर नहीं घुस रहा है, वो ब्लड में रुका हुआ है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये हो क्यों रहा है। सो इसमें दो मोटे तौर पे चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। एक तो बॉडी में इंसुलिन अगर है ही नहीं तो उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो ऐसे में इंसुलिन अगर है ही नहीं तो शुगर ब्लड में ही रह जाएगा, सेल में नहीं जाएगा। और दूसरे केस में इंसुलिन बन रहा है, पर्याप्त मात्रा में भी है, लेकिन वो एक्ट ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि वहाँ पे भी जो शुगर है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है, तो शुगर ब्लड में हाई हो रहा है। इसी को कहते हैं डायबिटीज़। लेकिन ये खाली एक शुगर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जो बॉडी के सारे सेल्स को डैमेज करती है। So it is a whole body metabolic problem, not only a sugar problem. तो एक और टर्म सुनने को मिलती है डॉक्टर, प्री डायबिटीज़। क्या प्री डायबिटीज़ एक अर्ली वार्निंग है या फिर हमारी बॉडी में डैमेज की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी होती है जब हमें पता चलता है कि कोई प्री डायबिटिक है? हाँ, ये बहुत ही रेजिंग टॉपिक है और आपने ये क्वेश्चन पूछा। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। सो जब हम प्री डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं तो ऑलरेडी कई सालों से कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा होता है। तो प्री डायबिटीज़ के बड़े क्लियर कट ऑफ है। अगर आपका HbA1c 5.6 से ऊपर चला गया है लेकिन डायबिटीज़ की रेंज तक नहीं आया है, और आपका शुगर 100 के ऊपर चला गया है लेकिन डायबिटीज़ की रेंज तक नहीं आया, यानी कि 126 से नीचे ही है, तो इस कंडीशन को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन अगर प्री डायबिटीज़ में आप पहुंच गए हैं तो यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द अंडरलाइंग कॉज फॉर ऑल द मेटाबॉलिक इल हेल्थ। तो डॉक्टर, डायबिटीज़ है, शुगर जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, इसके कौन से ऐसे शुरुआती सिम्टम्स हैं जिसे हम अक्सर कहते हैं कि अरे थकान हो गई है, कोई बात नहीं, या फिर शायद उम्र होने लगी है तो उस तरीके की फीलिंग आने लगी है? तो कोई ऐसे सिम्टम्स देती है बॉडी जिससे हम समझ सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो रही है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हर बार तो हर आदमी टेस्ट करवाता नहीं है जी। कुछ सिम्टम हमें अगर पता है तो हमें डाउट हो जाएगा और फिर हम जाके टेस्ट करवा के कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सिम्टम्स बड़े सिंपल हैं, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। पॉली, तो 3 तरह के पॉली मतलब ज़्यादा, तो पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन आना, पॉलीफेजिया मतलब ज़्यादा भूख लगना, पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास भी ज़्यादा लगना। इस सब के साथ
बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, भूख ज़्यादा लग रही है, फिर भी वेट लॉस हो रहा है। ओके। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम हर एक में नहीं मिलेंगे, किसी किसी में हमें मिलेगा। जैसे स्किन की प्रॉब्लम जैसे घाव हो गया है, वो भर नहीं रहे हैं, या रिपीटेड फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हमको हो रहे हैं तो हमें खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि समथिंग इज़ ऑफ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उस केस में आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप टेस्ट कराना थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि आप बहुत सारे टेस्ट करा लेंगे जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो आपको जो टेस्ट बताते हैं, जिसमें कि मेनली HbA1c होगा, फास्टिंग ब्लड शुगर होगा और PP ब्लड शुगर होगा। HbA1c 3 महीने का एवरेज बताता है शुगर का, ये परसेंटेज में होता है। तो अगर ये 6.5 से कम है तो डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर ये 5.7% से ऊपर है और 6.5 से कम है तो ये रेंज को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और क्या कोई यूरिन टेस्ट भी होता है डॉक्टर, जिसमें आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ है? यूरिन टेस्ट में अगर हमारा ब्लड शुगर 180 से ऊपर है तो हमारी किडनी की जो फिल्टरिंग कैपेसिटी है वो ओवरवेल्म हो जाती है, तो फिर शुगर लीक होता है यूरिन में। तो अगर हम रूटीन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे ऐसे पेशेंट में तो यूरिन में शुगर मिलेगा, लेकिन ये कन्फर्मेटरी नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन में भी मिल सकता है। ओके। डॉक्टर, डायबिटीज़ कितने तरह की होती है? टाइप 1, टाइप 2 तो हमने सुना है, और कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ हो जाता है, तो क्या ये भी डायबिटीज़ का ही एक टाइप है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा तरह की होती है, लेकिन मैं आपको कॉमन बताता हूँ जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है डायबिटीज़ टाइप 1। सो टाइप 1 में बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, पैनक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं रही है। और ये होता क्यों है? ये ऑटो इम्यून डैमेज है, या हमारी पैनक्रियास में कोई वायरस घुस गया है, या इन्वायरमेंटल कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि बॉडी ने खुद के पैनक्रियास को अटैक कर दिया है और हमारा पैनक्रियास ख़त्म हो गया है। तो ऐसे केस में टाइप 1 डायबिटीज़ है। नॉर्मली ये 20 साल से कम के उम्र में शुरू होता है, बट ये हो किसी को भी सकता है। ऐसा नहीं है कि 60 में हुआ तो टाइप 1 नहीं है, बट जनरली मतलब मेजॉरिटी में ये 20 से पहले होगा। फिर आप लोग बेसिकली इसके टारगेट हैं। हाँ, और इसमें इंसुलिन थेरेपी इज़ दी ओनली थेरेपी, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, तो हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा। फिर हम आते हैं टाइप 2 पे। सो टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन के पुअर एक्शन की वजह से होती है। सो बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, टाइप 1 में नहीं बन रहा था, टाइप 2 में बन रहा है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि बॉडी का कोई भी सेल इंसुलिन की बात नहीं मान रहा है। तो इसमें हम मेडिसिन्स, लाइफस्टाइल और एक्टिविटी मॉड्यूलेशन, ये सब चीज़ें यूज़ करके हम बॉडी को एक इंसुलिन रिसेप्टिव स्टेट में ला सकते हैं। फिर आपने बोला जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो कई बार महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका सडनली डायग्नोस होता है कि शुगर 126 से क्रॉस कर गया, तो वो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बन जाता है। लेकिन ये हर महिला को नहीं होता है। प्रेगनेंसी में एज इट इज़ भगवान ने ही इंसुलिन रेजिस्टेंस दी है। वो इसलिए दी है ताकि जो पेट में बच्चा पनप रहा है यूट्रस में, वो प्रॉपरली ग्रो कर पाए। लेकिन अगर प्री प्रेगनेंसी कुछ वेट गेन ज़्यादा ही था, जेनेटिक हिस्ट्री है, यानी कि मम्मी पापा को टाइप 2 डायबिटीज़ है, या फिर लेडी को PCOD था, तो ऐसी महिला को चांस ज़्यादा है जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का, और इससे फीटस को बहुत नुकसान होता है, जेनेटिक मैलफॉर्मेशंस हो जाती है और बच्चा भी बड़े साइज का पैदा होता है। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी विल बी वेरी डिफिकल्ट, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। जनरली ये देखा जाता है कि जिनको शुगर होता है उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर में ये प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन आँख नहीं हटानी है, क्योंकि 50% लेडीज़ को 5 ईयर्स में डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकता है, और लाइफ टाइम रिस्क 60 to 70% इंक्रीज हो जाता है। और एक डायबिटीज़ और होती है टाइप 3C। ये भी होती है। ये पैनक्रियास की वजह से होती है। पैनक्रियास का जो डैमेज पहले टाइप 1 में ऑटो इम्यून था, ये अलग प्रकार का है, ये अडल्ट में होता है। तो जैसे कि कोई ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और उनको पैनक्रेटाइटिस हो गया, या गाल स्टोन्स हैं और वो पैनक्रियास में घुस गया और पैनक्रेटाइटिस हो गया। रिपीटेड पैनक्रेटाइटिस के बाद पैनक्रियास ख़त्म होने लगती है, तो उसमें फिर शुगर्स ऊपर नीचे होते हैं। और
ऐसी डायबिटीज़ को कहते हैं टाइप 3C। तो ऐसा पेशेंट पतला होगा, उसकी शुगर कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, क्योंकि उसका खाली इंसुलिन ही नहीं खत्म हुआ है, पैनक्रियास ही खत्म हो गया, तो ग्लूकागॉन भी खत्म हो गया है और पैनक्रियाटिक एंजाइम भी खत्म हो गए, तो मैल नरिश्ड भी हो जाएगा, उसको विटामिन डेफिशिएंसीज भी बहुत ज़बरदस्त होंगी। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे डॉक्टर से मिले और ऑल्टरनेटिव थेरेपी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि खाली शुगर कंट्रोल से बात बनेगी नहीं इनकी, इनको एंजाइम्स भी देने पड़ते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम भी हम देते हैं। जी, अभी आपने बात की इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो सर ये क्या होता है और क्या कोई बिना लैब टेस्ट कराए इसके रिस्क को पहचान सकता है क्या? इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि माँ है, वो बच्चे को कोई चीज़ बोल रही है, उसने धीरे से बोला, बच्चे ने नहीं मानी, तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, तो जोर से बोलती है, तो थोड़ी देर बच्चा करने लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शाउटिंग इंक्रीज हो जाती है और बच्चा इम्यून हो जाता है, फिर वो बच्चा ढीठ हो जाता है, वो बात ही नहीं मानता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बॉडी के सेल इंसुलिन की बात मानने से मना कर देते हैं, तो वो शुगर को भी कम नहीं होने देते। इंसुलिन बेसिकली है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है, ये हमारे पैनक्रियास से रिलीज होता है। जैसे सबको पता है राइट साइड में लिवर होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक केले की शेप का ऑर्गन होता है पैनक्रियास, उससे निकलता है इंसुलिन। और शुगर कम करना इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोल है, बट खाली ये रोल नहीं है, ये एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन भी है। जैसे प्रेगनेंसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है क्योंकि भगवान चाहता है कि ग्रोथ हो बच्चे की। प्यूबर्टी में भी फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मतलब वो भगवान की देन है, वो नॉर्मल है, दैट इज वेरी नॉर्मल, ग्रोथ के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इंसुलिन, लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई और बॉडी के सेल्स उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो शुगर बढ़ जाता है। इंसुलिन एक तरह की, आप मानिए उबर या ओला है जो आपको मंजिल तक ले जाती है, तो शुगर उसमें बैठ के ही सेल के अंदर घुस सकता है। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दैट इज अ कैरियर। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो शुगर बहुत ज़्यादा है ब्लड में, लेकिन सेल भूखे हैं, अंदर नहीं जा रही है। और आपने एक और चीज़ पूछी थी कि क्या ऐसे घर बैठे हम कुछ चीज़ें बिना टेस्ट के, तो बहुत सारी हम चीज़ें देख सकते हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो गर्दन के पीछे हमें वेलवेटी स्किन पैचेस दिख जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैल जमी है, बट वो होता नहीं है, उसको कहते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकन्स। फिर हमें स्किन टैग्स आ जाते हैं, जो मस्से होते हैं गर्दन में आ सकते हैं, बगल में आ सकते हैं, वेस्ट में आ सकते हैं, तो वो भी दर्शाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस है। कई बार हमारे पैरों में, एंड दैट इज मैंडेटरी, अगर आपको स्किन टैग्स है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं? मैंडेटरी नहीं है, कई बार वो वायरल इन्फेक्शंस में भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, बट हमें टोटालिटी में देखना है कि अगर और भी रिस्क फैक्टर हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, वेट बढ़ रहा है, पैरों में ब्लू लाइंस आ गई हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आ गए हैं, और पेट अगर ज़्यादा निकल रहा है, अदर देन योर वेरिकोज वेन्स थोड़ी मोटी होंगी, ये बिल्कुल धागे जैसी होंगी। हाँ, तो अगर ये पैरों पे होंगी, इसको हम इसलिए स्पाइडर वेन्स कहते हैं, जैसे जाले होते हैं, है ना, ये लेकिन पर्पल और रेड कलर की रहेंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो है पेट बाहर आना। तो सेंट्रल ओबेसिटी, विसरल ओबेसिटी, अगर ये हो रहा है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। डॉक्टर, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में क्या अंतर है? और कई बार हम सुनते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइजेशन बेसिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है। तो फूड में 3 कैटेगरीज होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो फैट टूट के बनेगा फैटी एसिड, प्रोटीन टूट के बनेगा अमीनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज। और ये सारा प्रोसेस होगा गट में, हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन्स। तो इसको कहते हैं डाइजेशन। डायबिटीज़ में डाइजेशन ठीक है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म इज जब ये कंपोनेंट्स, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इनको बॉडी यूज़ कैसे करती है, इनसे एनर्जी कैसे लेती है, मसल कैसे बनाती है, फैट कैसे बनाती है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज़ इज अ मेटाबॉलिक डिजीज जिसमें कि सारे सेल्स पीड़ित हो जाते हैं, और वो ये फूड से जो हमने ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट्स बनाए हैं इनको यूज़ नहीं कर पाते। और डॉक्टर साहब, आजकल एक और वर्ड है डायबिसिटी, बहुत सुन रहे हैं,
तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ क्या आपस में को रिलेटेड हैं? बिल्कुल। ओबेसिटी और डायबिटीज़ का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अगर हम ओबीस होंगे तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत हाई होगी। सो ऐसे पेशेंट में डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो कई बार पेशेंट आते हैं, वो ओबीस होते हैं और वो कहते हैं कि हमें शुगर भी है, तो आप खाली शुगर का इलाज करिए, हम ज़्यादा वेट लॉस में विश्वास नहीं रखते, हम तो खाते पीते करके हमारे घर में सभी मोटे हैं। तो ऐसे पेशेंट में मेडिसिन की फिर लिस्ट बड़ी होती चली जाती है। लेकिन अगर हम वेट भी कम करें और मेडिसिन, लाइफस्टाइल और एक्टिविटी मॉड्यूलेशन से डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करें तो रिजल्ट और आउटकम बहुत अच्छा होता है। कॉम्प्लिकेशन बहुत हम कम कर सकते हैं। ऐसा पेशेंट फिर नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। बट अभी हमारी जैसे आपने बात हुई तो आपने बताया कि जनरली जो डायबिटीज़ का मरीज़ है वो पतला दुबला दिखेगा, पेट के आसपास की चर्बी है वो मेन कल्प्रिट है। तो पेट की चर्बी कम रखें तो क्या हम आगे जाके हमें ऐसा है कि हमें डायबिटीज़ नहीं होगी? 100% प्रिवेंशन तो नहीं हो सकता है, बट हाँ, जो लाइफस्टाइल की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है, जो विसरल ओबेसिटी की वजह से फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये चीज़ें हो रही हैं और इसकी वजह से फिर प्री डायबिटीज़ और फिर डायबिटीज़, डेफिनेटली इसकी इंसिडेंस कम की जा सकती है और बहुत केसेस में इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है तो ये सब करने के बाद भी डायबिटीज़ हो सकता है, बट अगेन डेफिनेटली आउटकम्स विल बी मच बेटर इफ़ यू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। ओके सर, एक चीज़ है कि हम जनरली सुनते हैं कि हमें शुगर हुई तो लोगों में ये भी बहुत बड़ी मिथ है कि लोग कहते हैं कि शुगर खाने से या फिर चीनी या फिर मीठी चीज़ें खाने से ही हमें डायबिटीज़ होती है। तो क्या जो हिडन कार्ब्स हैं उनकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है? जैसे हम लोग आजकल पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या फिर ड्रिंक्स हैं, क्या ये भी उतने ही इसमें रोल प्ले करती हैं चीज़ें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ज़्यादातर लोग जिनको डायबिटीज़ होता है उनका फर्स्ट सेंटेंस जब आते हैं मेरे से मिलने कि हम तो शुगर खाते नहीं हैं फिर भी हो गया। देखो, ज़्यादा शुगर खाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन खाली शुगर आप नहीं खाएंगे और डायबिटीज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हिडन कार्ब्स ज़्यादा डेंजरस हैं। क्यों? देखो, शक्कर तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच से ज़्यादा खा ही नहीं सकते, टेस्ट बहुत ज़्यादा मीठा है। लेकिन हिडन कार्ब्स, रोटी, आप कितनी सारी रोटी खा सकते हैं? एक रोटी में 5 चम्मच शुगर है। एक कटोरी चावल में 2-3 रोटी तो बहुत कॉमन है खाना। एग्जैक्टली, एक कटोरी आप चावल खा रहे हैं उसमें 8 से 9 चम्मच शुगर है। तो ये हिडन कार्ब्स है। ये तो फिर भी नेचुरल है। और जो पैकेट की चीज़ें हैं, पैकेट की चीज़ों में जो कार्ब्स हैं वो एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड रूप में है। क्यों? ताकि वो ख़राब ना हो। तो ख़राब कैसे नहीं होंगे? उसमें से वो फाइबर ही निकाल देते हैं और उसमें फिर एडेड शुगर डाल देते हैं, फिर उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल देते हैं। तो ये तो ज़्यादा डैमेजिंग है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है एक्चुअली। जब हमें लैब में एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं और गिनी पिग को, रैट्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस करवानी होती है, तो इस तरह का फूड बना के देते हैं उनको और 1 हफ्ते में हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसानों में भी स्टडीज़ हैं, 9 डेज अगर आप गलत खाना खाएंगे तो 10th डे देयर इज एविडेंस ऑफ फैट बिल्डअप इन द लिवर एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जो ये आजकल पैकेट्स पे लिखा आता है, हमने देखा है नो एडेड शुगर, तो फिर ये क्या भटकाने वाली चीज़ें हैं? आपने बोला कि पैकेज में तो बल्कि फाइबर हटा के, मतलब सकअप करके फाइबर और एडेड शुगर होते हैं, तो वो जो पैकेट पे लिखा आता है नो एडेड शुगर, वो क्या है? हाँ, तो नो एडेड शुगर इज़ अ मार्केटिंग गिमिक। बॉडी को नहीं पता शुगर का क्या सोर्स है। बॉडी को शक्कर, हनी, डेट्स, इनमें कोई डिफरेंस नहीं पता। फ्रूट, कोई डिफरेंस नहीं पता। राइस, बॉडी को ग्लूकोज पता है और इन सब चीज़ों में अल्टीमेटली बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा। तो एडेड शुगर इज़ ऑल्सो डैमेजिंग योर लिवर। ऐसा नहीं है कि आप एडेड शुगर बहुत ज़्यादा नेचुरल खा रहे हैं या खाली शक्कर खा रहे हैं तो डैमेज हो रहा है और फ्रूट वाली खा रहे हैं तो नहीं हो रहा है। ओवरडोज किसी भी चीज़ का करेंगे तो इट विल डैमेज योर लिवर, इट विल लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड अल्टीमेटली प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़। ओके डॉक्टर साहब, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी डायबिटीज़ वाली, सपोज़ आपके फादर को डायबिटीज़ है या मदर को है या फिर कई बार देखा जाता है कि दोनों पेरेंट को है, तो आपको एज अ चाइल्ड कितने % चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के? ये ज़्यादातर लोग हम सोचते हैं कि टाइप 1 इज़ अ जेनेटिक कंडीशन, जबकि इसका
उल्टा होता है। जो टाइप 2 है उसमें जेनेटिक कंपोनेंट ज़्यादा है, और कई बार अगर माता पिता दोनों को है तो 30% चांस है कि बच्चों में भी ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% चांस है। और अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अगर आप फिट हैं, आप पतले हैं, आप अपना वेट अच्छा रख रहे हैं, आप अपने मसल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, और आप डाइट पे, लाइफस्टाइल पे, स्ट्रेस पे, स्लीप पे ध्यान दे रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं या बहुत समय तक डिले कर सकते हैं। जैसे मेरे फादर को डायबिटीज़ है, तो मुझे कितने चांसेस हैं होने के, कितने परसेंट चांसेस हैं? आपके चांसेस इंक्रीज्ड हैं, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडियन स्टडी तो है नहीं, बट वर्ल्ड ओवर जो स्टडी है वो 30% कहती है अगर मदर फादर दोनों को है। तो आपके सिर्फ फादर को ही है जी। हाँ, तो फिर आप मान के चलिए 10%। ओके, या आई एम इन अ सेफ जोन। सर, डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के लिए आप हमारे व्यूअर्स को कौन से टेस्ट हैं ऐसे जो रेकमेंड करना चाहेंगे कि जो एक फीमेल मेल दोनों को एक उम्र के बाद करवा ही लेने चाहिए फॉर अ सेफर साइड? सो बेसिकली अगर आप HbA1c करा रहे हैं, जो कि 3 महीने का एक तरह से शुगर का एवरेज होता है, ये परसेंटेज में होता है, दैट्स अ गुड टेस्ट। फास्टिंग शुगर ये बताता है कि रात के फास्ट के बाद बॉडी ने शुगर को हैंडल कैसे किया। फिर होता है पोस्ट पेरेंडियल यानी कि PP ब्लड शुगर, खाने से 2 घंटे के बाद, यूजुअली ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद इज़ मोर एक्यूरेट। ये बताता है कि बॉडी खाने की शुगर को हैंडल कैसे कर रही है। तो ये सबसे सस्ते टेस्ट हैं और ये 500 के अंदर हो जाते हैं। जी। और आपको बिना टेस्ट के घर पे ऐसे क्या सिम्टम्स आएंगे कि आपको पता चल जाए कि हाँ, हम डायबिटीज़ के एक लाइन पे हैं, और कब हमें डॉक्टर के पास जाके या फिर लैब में जाके टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार आप टॉयलेट जा रहे हैं, यूरिन ज़्यादा आ रहा है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, स्किन में कोई घाव है तो वो भर ही नहीं रहा है, आप बहुत वीक फील करते हैं, खाने के बाद आप एकदम बिल्कुल सोने का मन करता है, और ये सब अगर चीज़ें आपको हो रही हैं तो डेफिनेटली टेस्ट इंडिकेटेड है। और जैसा कि मैंने कहा, पहले डॉक्टर से मिलें, उनसे पूछें और फिर अप्रोप्रिएट अच्छी लैब से टेस्ट करवाएं। अब आपने लिवर की बात की थी पहले शुरुआत में, तो क्या फैटी लिवर और डायबिटीज़ का कोई कोरिलेशन है डॉक्टर? हाँ, फैटी लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट डायबिटीज़ प्रॉबेबली हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट फैटी लिवर से ही होती है। सो ये पूरा एक सीक्वेंस होता है। तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूँ कि जब हम पैदा होते हैं तो हम ठीक ठाक होते हैं, भगवान ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने सब कुछ ठीक बनाया। फिर हम खाना खाने लगते हैं, तो नेचुरल खाना खाते हैं, फिर हमें पैकेट मिल जाता है, तो हम देखते हैं यार ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो एफर्ट ही नहीं लग रहा है, तो फिर हम पैकेट फूड खाते हैं। तो यहाँ पे हमें रॉन्ग डाइट शुरू हो गई। रॉन्ग डाइट से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्डअप होने लगती है, ठीक है ना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे पहले लिवर को परेशान करती है, तो वो लिवर में फैट एक्यूमुलेशन कराने लगती है। तो लिवर सोचता है मैं तो डूब ही रहा हूँ, सबको डुबाता हूँ, तो वो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बाकी सेल्स में भी फैला देता है। तो ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद जब ये नेक्स्ट जो स्टेज है वो होती है प्री डायबिटीज़। तो प्री डायबिटीज़ में शुगर थोड़ा हाई होता है लेकिन डायबिटीज़ के लेवल तक नहीं होता है। एंड इसके बाद फ्रैंक डायबिटीज़। तो जब फ्रैंक डायबिटीज़ हो जाता है तो बहुत हम शॉक्ड हो जाते हैं कि सडनली हमको डायबिटीज़ हो गया। सडनली नहीं हुआ है। प्री डायबिटीज़ का जो फेज़ है वो 10 से 15 साल चल सकता है। ऑब्वियसली लोग अगर बहुत ही ज़्यादा गंदी लाइफस्टाइल लीड करेंगे तो ये 5 साल हो जाएगा, बट आपको भगवान टाइम देता है कि प्री डायबिटीज़ में आप इसको रिवर्स करिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करिए। नहीं तो फिर आप डायबिटीज़ में पहुंच जाते हैं, और डायबिटीज़ में पहुंचने के बाद उसके बाद आती है कॉम्प्लिकेशंस। और डायबिटीज़ इज़ अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। तो ब्रेन, आइज़, है ना, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, लिवर डैमेज एंड किडनी डैमेज एंड स्किन एंड अल्सर्स, इवन एम्पुटेशन तक नौबत आ जाती है। तो इट इज़ डैमेजिंग एवरीथिंग टॉप टू बॉटम। अभी आपने फैटी लिवर की बात की डॉक्टर, तो क्या फैटी लिवर को हम घर पे ही पहचान सकते हैं? और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, या वॉक बोलें आप, या एक्सरसाइज या वर्कआउट, कुछ ऐसी चीज़ें हम करें जिनसे हम फैटी लिवर से बच सकें? सो फैटी लिवर को घर में आप पहचान सकते हैं, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ओवरलैप करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम से। सो अगेन ऐसे पेशेंट में भी एकांथोसिस नाइग्रिगंस यानी कि स्किन काली हो जाएगी, गर्दन के पीछे, बगल में, जहाँ आप बेल्ट लगाते हैं उस एरिया में स्किन टैग्स होंगे,
खाने के बाद आपको बहुत ब्लोटेड फील होगा और हल्का सा पेन या फुलनेस फील होगी राइट साइड अपर बेली में, ठीक है। और खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होगी, आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा, और स्पाइडर वेन्स फैटी लिवर में भी हो सकती हैं। लेकिन कंक्लूसिवली तो आपको अल्ट्रासाउंड और एलएफटी इन्हीं से पता चल पाएगा। जी, अभी हमने बात की डायबिटीज़ और फैटी लिवर की बेसिकली। आप इसका रिवर्सल भी बोल रही थी कि क्या करना चाहिए कि फैटी लिवर रिवर्स हो। जी, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए हमें एक्टिविटी बढ़ानी होगी। तो अगर आप वॉक कर सकते हैं तो कोशिश करिए 7,000 मिनिमम, वो तो मिनिमम है जब आप अल्ट्रा बिजी हैं, बट अल्टीमेटली तो आपको 10,000 क्रॉस करना है, और 12,000 करेंगे तभी वेट लॉस होगा। तो आपको चलना है, एक्टिव रहना है, और ये सारी एक्टिविटी जिम में एक टाइम 10,000 स्टेप्स आपको करने ही करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मिनिमम है ही, है ना। और ये सारी एक्टिविटी ज़्यादातर हम क्या करते हैं जिम में एक ही टाइम में कर लेते हैं, वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, ये स्प्रेड आउट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है आप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से दूर भागें। तो बेसिकली जो भी पैकेट की चीज़ें हैं, डब्बे की चीज़ें हैं, जिस पे बार कोड है, जिस पे वो पिप करके होता है, वो डेंजरस है, तो उनसे आपको बचना कितना है। सिंपल है ना ये पहचान ही करना कि पैकेज फूड नहीं खाना है, और जिसमें बार कोड है वो चीज़ें आपको नहीं खानी है, घर में बनाना है और खाना है। Exactly. और बाजार से लाइए, घर में बनाइए और खाइए और हेल्दी रहिए। बिल्कुल नेचुरल खाना खाइए, जो खाना घर में आप बनाते हैं, दैट इज़ ऑलवेज हेल्थियर। और अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल से भी फैटी लिवर होता है। और अगर आप नेचुरल कार्ब्स का भी ओवरडोज करेंगे तो भी फैटी लिवर होता है। बहुत से लोग होते हैं जो फ्रूट सैलेड्स खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, और उनको लगता है कि वो हेल्दी है, कहते हैं वो तो हेल्दी है, बट दे लैंड अप विद फैटी लिवर। सो टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज ऑल्सो डेंजरस। ओके, तो हमने जैसे डॉक्टर बात की कि हमारा लिवर और डायबिटीज़ जो है वो को रिलेटेड है, तो क्या किडनी पे भी डायबिटीज़ का असर होता है? इनफैक्ट किडनी फेलियर का नंबर 1 कॉज इज़ डायबिटीज़। सो जब हमारा शुगर इतना हाई रहेगा तो हमारे सेल्स डैमेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो ग्लाइकेशन एक प्रोसेस होता है, तो एक तरह से आसान भाषा में चिपक रही है शुगर, तो ग्लाइकेशन हो रहा है, तो ग्लाइकेशन होने से वो सेल डैमेज हो जाता है। तो किडनी के सेल्स ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि किडनी में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो आता है, तो अगर शुगर बहुत हाई है तो बहुत ज़्यादा शुगर पहुंच रहा है, तो बहुत आसानी से किडनी डैमेज हो जाएगी। और ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट का बीपी भी हाई होता है, उनको पता ही नहीं होता, वो दवाई ले ही नहीं रहे होते, तो डबल वैमी हो गई। तो शुगर से भी किडनी डैमेज हो रही है, बीपी से भी किडनी डैमेज हो रही है, और ऐसे पेशेंट को फिर डायलिसिस और उसके बाद ट्रांसप्लांट, ये नौबत आ जाती है। डायबिटीज़ एक तरह से साइलेंट किलर हो जाता है किडनीज के लिए। डॉक्टर साहब, एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि GLP-1 इंजेक्शन जो है वो क्या है? आप इसे किस तरीके से बताना चाहेंगे? क्योंकि ये मैं भी बहुत पहली बार ही सुन रही हूँ, बहुत रीसेंट है। और क्या डायबिटीज़ और ओबेसिटी के इलाज में इसका रोल है? हाँ, GLP-1 ये एक हार्मोन होता है जो हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। तो जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमें फुल फील होता है, तो ये जो हार्मोन है GLP-1 ये कराता है। और आजकल ड्यूअल रिसेप्टर एगोनिस्ट, GLP-1 में तो खाली GLP रहेगा, और एक आजकल जो लेटेस्ट इंजेक्शन है उसमें GLP-1 और GIP 2 हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये डायबिटीज़ के लिए ओरिजिनली बना था, लेकिन इसमें देखा गया है कि वेट लॉस में भी बहुत अच्छा रोल है। पहले हमारे पास पेशेंट आते थे 150 किलो के, 160 किलो के, और बोलते थे कि हमें वेट लॉस करना है और ना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना हम बाहर जाते हैं, तो आप हमें कोई दवाई दे दो, इंजेक्शन लगा दो। 5 साल 6 साल पहले, एंड वी डिड नॉट हैव एनीथिंग। तो हम उन्हें डिसअपॉइंट कर देते थे, हम उन्हें कन्वेंशनल तरीके से कोशिश करते थे, जिसमें कभी थोड़ा सक्सेस मिलता था, ज़्यादा फेलियर। बट अब हमारे पास ये वाले न्यू मेडिसिन्स हैं, ये इंजेक्शंस हैं, वीकली इंजेक्शन होते हैं, बट हर एक आदमी इसके लिए कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। सो इसमें स्क्रीनिंग करनी होती है, जैसे कई कैंसर्स होते हैं, जैसे किसी को थायराइड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें हम नहीं देते हैं, किसी को गॉल स्टोन्स हैं तो हम नहीं देते हैं, पैनक्रेटाइटिस पेशेंट को हम नहीं देते हैं ये। बट हाँ, इससे वेट लॉस काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसको सुपरवाइज्ड वे में करना होता है। दिस शुड बी डन अंडर एन एक्सपर्ट जिसको कि एक्सपीरियंस है इन मेडिसिन के साथ।
नहीं तो ये डैमेज करा सकते हैं। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम अगर आसान सी भाषा में समझें कि GLP-1 इज़ एन हार्मोन जो कि आपकी बॉडी रिलीज़ करती है, और अगर किसी में कमी है तो वो इनको इंजेक्शन को ले सकता है, और जो कि मोटापा घटाने में भी एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा राइट? तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है और मोटापे को भी। यस, वेरी नाइस। तो सर, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट की बेस्ट अप्रोच क्या है? आप क्या सलाह देंगे कि मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? मैं जो अपने पेशेंट्स के साथ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ट्रिपल अप्रोच यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल पेशेंट को सिखाना है। तो लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। डाइट आ जाती है, एक्टिविटी आ जाती है, स्लीप, स्ट्रेस, ये 4 चीज़ें हो गई, ठीक है ना। और ऐसा करने के साथ साथ बहुत से पेशेंट में मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। तो मेडिसिन को हेट नहीं करना है, मेडिसिन से डरना नहीं है, ठीक है ना। मेडिसिन के बारे में मिथ्स पे बिलीव नहीं करना है, और ये सारी अप्रोच इकट्ठे लेके चलनी है। तो डाइट में आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी पड़ेगी। नेचुरल खाने की तरफ जाएं जिसमें फाइबर होता है। ये पैकेट और प्रोसेस्ड और ये जूसेस और ये एनर्जी ड्रिंक्स, इनसे दूर रहना है, ठीक है ना। और हेल्दी कार्ब्स का भी ओवरलोड नहीं करना है। अगर आप जैसे डायबिटिक हैं, शुगर आपका 300 है और HbA1c आपका 10 के ऊपर है, और आप फ्रूट खा रहे हैं ये सोच के कि ये नेचुरल है, ये मिस्टेक है। अगर आपका HbA1c ठीक है, आपका 7 के नीचे आ गया है, तो आप ओकेजनली फ्रूट ले सकते हैं। और फ्रूट में आप कोशिश करिए जो कम मीठे, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जैसे कि कीवी ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं, ग्रीन एप्पल ले सकते हैं, बट ओवरडू नहीं करना है, और छोटा साइज, ठीक है ना। ये तो हो गया डाइट के बारे में। अब हम आते हैं एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग 10,000 नहीं कर पाते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विथ 7,000, और अल्टीमेटली आपका गोल रहेगा 10,000 से ऊपर जाना। तो आपको 10,000 स्टेप्स पर डे का टारगेट लेना चाहिए। खाली वॉकिंग भी उतनी सफिशिएंट नहीं। अगर आप यंग हैं और फिजिकली आपके जॉइंट सारे ठीक हैं, तो आई विल डेफिनेटली एडवाइज सम फॉर्म ऑफ वेट ट्रेनिंग। मसल्स इंप्रूव करने, मसल स्पॉन्ज का काम करते हैं, वो शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो हमारा सीक्रेट वेपन हो गया, ठीक है ना। और फिर आते हैं स्लीप पे। तो स्लीप इज़ अ फैट बर्निंग एक्टिविटी, किसी को नहीं पता। अगर आप सोएंगे तो आप पतले रहेंगे। तो टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है, और 8 घंटे की स्लीप जरूरी है। और कोशिश करके ट्राई टू हिट दैट स्वीट स्पॉट, 10:30 बजे सोने की कोशिश करिए। एक टाइम पे सोएं और उसी टाइम पे उठें तो बेटर रिजल्ट। और अब हम आते हैं स्ट्रेस पे। अगर स्ट्रेस हाई रहेगा तो हमारा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो एड्रिनल से निकलता है, कॉर्टिसोल, वो भी हाई रहेगा, तो ऐसे लोगों में पेट बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो आप नॉर्मली नोटिस करिए कि अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो हो सकता है आपका कॉर्टिसोल की वजह से पेट बाहर निकल रहा हो। तो आपको स्ट्रेस रिडक्शन करना है। स्ट्रेस रिडक्शन बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट कुछ टिप्स हैं। तो बेसिकली ट्राई टू बी अ सोशल पर्सन, ट्राई टू हैव कनेक्शंस, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए फैमिली के साथ, थोड़ा योगा में आप जा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एंड ट्राई टू बी अ इजी गोइंग पर्सन, एंड ट्राई टू गेट योर कॉर्टिसोल इन कंट्रोल। स्लीप से भी कॉर्टिसोल कम होता है। कॉर्टिसोल कम रहेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा तो दवा का असर भी अच्छा होगा। हो सकता है दवा आगे चल के कम करनी पड़े। अच्छा खाइए, अच्छा सोइए और एक्टिव रहिए। Yes, absolutely well said. तो क्या डॉक्टर फूड ऑर्डर मीन्स आप खाने में सबसे पहले सैलड खाएं, फिर प्रोटीन्स खाएं, और आखिर में अगर अपने कार्ब्स खाते हैं, तो क्या आपका शुगर स्पाइक होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्या? हाँ, कम हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, लेकिन इसमें एक कैवियाट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाली यही करके मैं 300 से नॉर्मल कर लूँगा शुगर। नहीं, ये एडजंक्ट है। ये नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रखेगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले हमें बड़ा बोल सैलेड का ले लेना है। तो 150 ग्राम सैलेड आप खा लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा पहले खाना है, 20 मिनट 30 मिनट खाने के पहले। फिर आप प्रोटीन्स अगर खा सकते हैं तो प्रोटीन आपको खाना है। कार्बोहाइड्रेट की बारी आती है लास्ट में, और इससे भी बाद में आती है स्वीट डिश। अगर आपको स्वीट डिश का बहुत ही मन है तो वो लास्ट में होना चाहिए। तो हमारी एक जो हिंदुस्तानी वेजिटेरियन जो थाली है, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए डॉक्टर? सो जो भी होगा वो नेचुरल होगा। तो जैसे रोटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन कई बार जब पेशेंट का शुगर 400 है तो हमें
रोटी पे भी थोड़ा रोकथाम करनी पड़ती है। बट अगर आपका शुगर कंट्रोल्ड है, यानी कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं और आपका HbA1c 7 है, जो हमारा टारगेट है, हमारा 7% से नीचे है, तो आप रोटी ले सकते हैं। कोशिश करिए उस रोटी को ग्रीन कलर का बनाएं, उसको स्टफ़ करें, है ना, रियल वेजिटेबल से, यानी कि पालक, मेथी, लौकी, इसकी प्यूरी बना के आप ग्रीन कलर की रोटी बना सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ में लेग्यूम्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। बट याद रखिए, दालें और लेग्यूम्स बहुत हाई हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो अगर शुगर 300 लोग तो कहते हैं कि दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है। हाँ, एब्सोल्युटली, ये दिस इज़ ओनली पार्ट ऑफ द पिक्चर। जैसे 100 ग्राम में 15 ग्राम प्रोटीन है और 65 ग्राम कार्ब है। ओह, इट मीन्स इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स ओनली। यस, तो एक कटोरी दाल में 7 चम्मच शुगर, 8 चम्मच शुगर है। और इंडियन घरों में आजकल बड़ी कटोरियाँ आ गई हैं, तो वो 9 चम्मच शुगर हो गया। तो हम समझ रहे हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन वो बहुत हाई कार्ब इंटेक है। तो अगर आपका एविडेंस कह रहा है कि शुगर कंट्रोल है, तो आप खा सकते हैं। मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा। बट कई बार अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो HbA1c जो है 10, 12, 14 होता है। तो उनमें फिर मैं दालें, छोले और राजमा को भी रिस्ट्रिक्ट करता हूँ इनिशियली। ठीक है ना। और इनके साथ में कोशिश करें कि आप जो शुगर्स हैं, शुगर्स में फिर सारी चीज़ें आ जाती है ना, शुगर, जैगरी, खांड, हनी, डेट्स, इन सब चीज़ों को थोड़ा कम रखना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। और अगेन आपको एविडेंस देखते रहना है। ब्लाइंडली ये सारी चीज़ें सारे पेशेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप तो किस पेशेंट में कितना हम अलाउ करेंगे, ये हम उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से करते हैं और उसकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन इंडियन डाइट में बहुत कम है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत कम सोर्सेज हमारे पास बचते हैं, और जो बचते भी हैं वो कार्ब्स में भी रिच हैं। तो प्योर प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए तो पनीर, टोफू और सोया नगेट्स यही है। किनवा में भी होता है प्रोटीन, किनवा में कार्ब्स भी होते हैं, लेकिन किनवा का जो कार्ब है वो बहुत स्लो एब्जॉर्बिंग है। ओट्स में भी आप ले सकते हैं, ओट्स में भी कार्ब्स होते हैं, लेकिन फाइबर इतना अच्छा है कि वो बहुत स्लो रिलीज होता है। अब हम आते हैं नॉन वेज, अगर आप लेते हैं तो अगर आप होल एग ले रहे हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन है। तो एग्स बहुत अमेजिंग सोर्स है। और अगर आप चिकन ले रहे हैं 100 ग्राम्स, तो उसमें 30 ग्राम्स प्रोटीन है। तो आप देखिए, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत आसान है प्रोटीन बहुत इजी हो जाता है प्रॉपर लेना। तो प्रॉपर गाइडलाइन जो है वो आप 1 या 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से रखें। यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम हो गया। ये आइडियल बॉडी वेट की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ओबीस हैं 150 तो आपने 150 वो नहीं हो पाएगा। अगर आप 150 के हैं और आपका आइडियल वेट हाइट के हिसाब से 90 है, तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन लेना है। समझ गए। डॉक्टर, अभी हमारी बात हुई कि कई कंडीशंस में आप चपाती कम कर देते हैं, तो क्या वीट का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मिलेट्स हो सकते हैं? और अगर हम मिलेट खाएं तो किस फॉर्म में खाएं कि हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी बहुत हिडन गलतियाँ हो जाती हैं। मिलेट्स अमेजिंग हैं जब तक वो इंटैक्ट है। इंटैक्ट एज इन हमने उनका पाउडर नहीं बनाया। एक बार हम होल, एक बार हमने आटा बना दिया तो उसका कार्ब कंटेंट गेहूं से भी थोड़ा ज़्यादा ही है। लेकिन अगर वो इंटैक्ट है तो वो अमृत है, दैट इज़ मैजिकल। तो उसमें इतना हाई क्वालिटी का फाइबर है, और अगर आप उसको इंटैक्ट कुक कर रहे हैं अपना घर का मसाला डाल के, वेजिटेबल्स डाल के, और उसको आप खा रहे हैं, तो लाइक आप मिलेट दलिया बना लेते हैं, मिलेट उपमा बना लेते हैं, दैट इज गुड, वेरी हेल्दी। बट अगर आप उसकी रोटी बना देते हैं ज्वार की या किसी भी चीज़ की, तो वो अच्छा नहीं है। ओके, बट आजकल तो बहुत चलन में है डॉक्टर की लोग ज्वार की इडली बना लेते हैं, ज्वार डोसा बना लेते हैं, वो सब ठीक नहीं है। उसका कोई बहुत ज़्यादा शुगर के मामले में एडवांटेज नहीं रहेगा, टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डॉक्टर साहब, क्या डायबिटीज़ रिवर्सल क्या हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है? डायबिटीज़ रिवर्सल किसी किसी पेशेंट में डेफिनेटली हो सकता है। ये टर्म से थोड़ा सा मैं डिविएट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू कॉल इट रिमिशन, क्योंकि परमानेंट क्योर नहीं होता है, परमानेंट रिवर्सल नहीं होता है, और हर आदमी में भी नहीं होता है। तो किस किस में नहीं हो सकता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ कभी रिवर्स नहीं होगा,
ओके। टाइप 3C यानी कि पैनक्रियास अगर खराब हो चुका है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, तो वो रिवर्स नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है और 6 साल से ज़्यादा हो गया है, बहुत मुश्किल है उसको रिवर्स करना। और अगर आप दुबले पतले डायबिटिक हैं तो भी रिवर्सल या रिमिशन नहीं होगा, कंट्रोल होगा। रीज़न अब हम बताते हैं कि किस किस में ये हो सकता है और कैसे होता है। सो यूके में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें कि उन्होंने देखा कि अगर ओबीस पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो 15% वेट लॉस कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट रिमिशन में चले जाते हैं। उन्होंने वर्ड यूज़ किया रिमिशन, ओके। और यही स्टैंडर्ड वर्ड है। रिमिशन का मतलब 3 महीने तक शुगर बिल्कुल नॉर्मल बिना दवाई के, ये हो गया रिमिशन। लेकिन अगर ये पेशेंट वेट गेन करेगा या बैड लाइफस्टाइल से डाइट खराब करेगा या बहुत ओवरलोड कर लेगा प्रोसेस फूड का या कार्ब्स का, तो ये फिर से डायबिटिक हो जाएगा। तो ये कंप्लीट रिवर्सल नहीं है, रिमिशन है ये। तो जब तक वेट आइडियल रहेगा तो ये पेशेंट रिमिशन में रहेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई पतला है तो हमें तो वेट लॉस की गुंजाइश है नहीं ना, तो इन लोगों में कंट्रोल ही कर पाएंगे हम। ओके। और क्या सर, अगर आपकी शुगर रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ गई है, तो क्या पेशेंट एकदम क्योर्ड है अब, माना जाए? हाँ, सो अनलाइक निमोनिया और टाइफॉइड, ये डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है ये ऐसे ठीक नहीं होती है, ये अंडर कंट्रोल रहती है। तो अगर आपने शुरू किया था, जब डायग्नोस हुआ आपका HbA1c 10 था, और अब आपने अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, अपना लाइफस्टाइल सुधारा, वॉकिंग करी, एक्सरसाइज करी, जिमिंग करी, और अब HbA1c आ गया 6.7, ओके। तो ये कहेंगे गुड कंट्रोल, इसको क्योर नहीं बोलेंगे। आपको मेंटेन करना है मेडिसिन और लाइफस्टाइल और एक्टिविटी लेवल। ओके। ओके। सो शुगर है, देसी खांड है, चीनी है और शहद है, इनमें से क्या खाना अच्छा है? एक्चुअली ये सब बहुत हाई हैं कार्ब्स में, लेकिन अगर कम मात्रा में लेंगे तो हनी इज़ प्रेफरेबल। ओके। वाइट राइस और ब्राउन राइस? ब्राउन राइस और वाइट राइस में बहुत ज़्यादा शुगर के मामले में फ़र्क नहीं है, बट डेफिनेटली ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा बेटर है। ओके। घी, मस्टर्ड ऑयल, और कौन से पेशेंट को कितना लेना ठीक रहेगा? सो ये बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, मैनी पीपल विल नॉट लाइक इट, बट mustard oil has been associated with fatty liver in many studies, and in many countries it is not allowed as an edible oil. लेकिन हमारे देश में बहुत Mustard प्रचलित is है, not तो allowed उसको बिल्कुल हटाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ उसको कम डेफिनेटली करें। अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो 2 ही सब्जी बना लो उसमें, करेला और भिंडी, है तो ना। क्या हमें घी इज़ बेटर। हाँ। घी का जो स्मोक पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, जी। और उसमें ट्रांस फैट बनना आसान नहीं है। अगर आपने बहुत हाई कुकिंग भी करी, हाई टेम्परेचर की, वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, वो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे कोई भी घी, तेल, बटर, ये जो है कैलोरीज में बहुत डेंस होते हैं। तो जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि 15% ऑयल घी में कटौती करनी है यूज़ में। आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली राइट। हम मॉडरेशन में इसको यूज़ करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। और क्या ऐसा भी है कि टाइम टाइम पे आपको अपने ऑयल्स चेंज कर लेना चाहिए, या फिर आप यू कैन स्टिक टू अ मस्टर्ड ऑयल? आपको रोटेट तो डेफिनेटली करना चाहिए। इफ़ यू आर यूजिंग 4 or 5 काइंड्स ऑफ ऑयल्स, सो आई थिंक दैट इज़ अ डेफिनेटली बेटर वे टू गो अबाउट इट। तो घी, बटर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और ग्राउंड नट ऑयल, कीप रोटेटिंग। ओके, दैट्स नाइस। और फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस? इसमें तो मैं आई वुड हैव टू से फ्रूट्स, क्योंकि उसमें फाइबर है, विटामिन्स भी ज़्यादा हैं, और उसको खाने में टाइम लगता है। जूस में क्या है, आप पड़क से इतना सारा पी जाते हैं तो बहुत हाई शुगर इनटेक हो गया ना, तो और उसमें फाइबर भी नहीं है, तो इसीलिए, और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो इसीलिए भले आप फ्रेश जूस लें या पैकेट का जूस लें, जूस इज़ इन्फीरियर टू रियल फ्रूट। तो डॉक्टर साहब, अब हम आ गए हैं अपने सेगमेंट मिथ बस्टर की ओर, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे मिथ हैं जो हमारी सोसाइटी में फ्लोट करते हैं, जिन्हें बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मिथ है कि सिर्फ अगर हम मीठा खाते हैं तभी हमें डायबिटीज़ होती है। तो खाली मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, लेकिन इस सेंटेंस को आप गलत इंटरप्रेट नहीं करना। मीठा खाना इज़ बैड, ठीक है ना, लेकिन इससे ज़्यादा डैमेजिंग होता है जो हिडन कार्ब्स होते हैं, जैसे कि जो हम एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हैं या पैकेट की चीज़ें ले रहे हैं, वो ज़्यादा डैमेजिंग है। जी। और एक बात और सुनी है कि नंगे पाँव सुबह सुबह घास में सैर करने से शुगर कंट्रोल होता है।
इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस तो है नहीं. इनफैक्ट मैं आपको एक बता देता हूँ केयरफुल रहने वाली बात. एक पेशेंट ऐसे ही वॉक कर रहा था, उसको एक नीडल चुभ गई, किसी ने वहाँ नीडल डाली हुई थी पार्क में. सो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. डायबिटीज़ पे इसका कोई असर नहीं होता है. ओके. और डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो हैं वो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती हैं? ये हर केस में नहीं होता है. अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप एक्टिविटी बढ़ा चुके हैं, आपने हेल्दी स्लीप पैटर्न अपना लिया है, स्ट्रेस रिडक्शन कर लिया है, डाइट भी अच्छी कर ली है, तो मेडिसिन कम होती चली जाती है. ये तो मैं रूटीनली अपने पेशेंट्स में देखता हूँ. मेरे पास पेशेंट आते हैं 14 HbA1c, मैं क्लिनिक में शुगर करता हूँ 500, और 6 months डाउन द लाइन ही इज़ ओनली ऑन 1 pill, और जब हमने शुरू किया था तो 4. ये तो हम कर सकते हैं. ओके. एक बात और है कि डायबिटीज़, बीपी या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जो हैं उनकी आदत लग जाती है अगर आप एक बार लेना शुरू कर दें, ऐसा है? मैं इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे आंसर देता हूँ कि जैसे अभी ठंड पड़ रही है तो ब्लेजर पहना है, जैकेट पहना, इनर भी पहना है. जी. सो मेरे को एडिक्शन नहीं है इसका, मेरे को अभी ज़रूरत है. गर्मी आएगी तो ये हटा दूंगा. सो जब तक आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, शुगर हाई है, बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो हमें जीने का हक नहीं है. क्या हम जिएंगे? हम इनसे उसको टेम्परेरीली दबाएंगे, कंट्रोल करेंगे, और इसके साथ साथ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपनाना शुरू करेंगे. एंड दैट इज़ हाउ वी विल गो अहेड. ओके. इट्स अ नीड ओनली. नीड ओनली. ओके. इंसुलिन लगने का मतलब है कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो आखिरी स्टेज में पहुंच गई है? नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है और बहुत लोग डर जाते हैं. इंसुलिन विलेन नहीं है. इंसुलिन के बिना जिंदा रहना मुश्किल है. देयर इज़ नो लाइफ विदाउट इंसुलिन. और कई बार जब टाइप 1 डायबिटिक जो 20 साल से कम के हैं वो डायग्नोस ही होते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में. तो वो तो अर्ली स्टेज हुई ना, अभी ही पता चला. हमें उन्हें इंसुलिन पे डालना पड़ता है. कई बार टाइप 2 पेशेंट भी एसिडोसिस में चले जाते हैं. एक मतलब शुगर 500, 600, 700 हो जाता है, बॉडी में एसिड बन जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है. तो ऐसे में हम आईसीयू में उनको 4 दिन देते हैं इंसुलिन. लेकिन वो एंड स्टेज तो बिल्कुल नहीं है. पेशेंट तो ठीक हो जाता है, उसके बाद तो हम इंसुलिन टेपर करके हटा देते हैं, टैबलेट पे डाल देते हैं. कई बार क्या होता है कि पेशेंट टैबलेट्स पे होता है और शुगर शूटअप हो रहा होता है 300, 400, और टैबलेट बढ़ाने पे भी हिलता नहीं है. तो ऐसे पेशेंट में भी मैं टेम्परेरीली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए इंसुलिन डालता हूँ और बाद में हटा देता हूँ. तो ये एंड स्टेज तो बिल्कुल नहीं है. ये एक अमेजिंग टूल है मॉडर्न मेडिसिन का. थैंक्स टू गॉड उसने ऐसे साइंटिस्ट बनाए जिन्होंने ये ढूंढी इंसुलिन. तो ये जो पेशेंट पहले बिल्कुल बच ही नहीं सकते थे, एटलीस्ट हम 3 महीना, 4 महीना उनको इंसुलिन देते हैं और फिर हम टेपर करके मेडिसिन पे ले आते हैं. हर एक को लाना मुश्किल होता है. कई बार हमें इंसुलिन पे ही रहना पड़ता है, बट ऐसे पेशेंट्स का नंबर कम है. ओके. सर, आज का टॉपिक ऐसा है कि हम इस पर और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, पर टाइम इतना ही अलाउ कर रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो. इट वाज नाइस हैविंग यू. थैंक यू ज्योति जी. आपने जो क्वेश्चंस पूछे दे वर सो इंटरेस्टिंग एंड आई एम एब्सोल्युटली सर्टन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है. थैंक यू सो मच. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेहत टॉक ज़रूर पसंद आया होगा. तो इसे अपने उन अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनकी आप परवाह करते हैं. याद रखिए, सेहत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है. अगर आज आप सेहत पर इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको इसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा. अपने सवाल हमें स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजते रहें. हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक आपके सवालों के जवाब ज़रूर पहुँचे. अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे सेहत टॉक्स के एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ. तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. नमस्ते.